लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों, वेलकम बैक टू तुम बात तो करते, जहां हम अपने देश, अपने समाज को सच्चाई से और करीब से देखकर खुद पर सवाल उठाते हैं। दिस इज़ एपिसोड 2। मुझे सलाह ये दी गई है कि हर बार एपिसोड का कोई नाम होना चाहिए, तो तुम बात तो करते एपिसोड 2, मिलकर रहना मुश्किल क्यों। एपिसोड 2 मुश्किल क्यों, राइम भी करता है थोड़ा, है ना। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर के और तेज़ी से नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहता, इसलिए इत्मीनान से, आराम से बात करते हैं। फर्स्टली, आई कांट थैंक पीपल इनफ फॉर राइटिंग टू अस एंड कमेंटिंग रिस्पेक्टफुली ऑन आवर लास्ट वीडियो। मुझे ऑनेस्टली पहले थोड़ी हैरानी हुई, बट इट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज दैट सो मेनी पीपल थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ एंड people are raising exceptionally valid questions. I've tried to reply to as many people as we could in the last few days, so thank you again. I'm glad कि हम सब बात कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे जिक्र किया था कि सच्चाई से, ऑथेंटिक, सीधी और वल्नरेबल बात करना कितना ज़रूरी है और इसकी कितनी कमी है आज। या तो लोग बहुत सोच के बोलते हैं कि यार कुछ भी बोलेंगे तो किसी ना किसी को बुरा लग ही जाएगा, तो हमेशा नपी तुली पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली मज़ा नहीं आता। या ऐसे हथौड़े मारते हैं जैसे कि जो भी हमसे अलग है, हमसे इत्तेफाक नहीं रखता, वो हमारा दुश्मन है, पहले चाहे आप कभी उससे मिले हों या ना मिले हों, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और या चुप हो गए हैं कि यार ये बचकानी हरकतें हमसे नहीं होती, जो चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, उससे हमें दूर रखो, क्योंकि इज्जत से बात नहीं हो रही तो हम चुप ही बेहतर है। इसका असर ये है कि सिर्फ चिल्लाने वाले बच गए हैं या पॉलिटिकली करेक्ट बात करने वाले। मैंने ज़ाती तौर पे ये महसूस किया है कि अक्सर हम सख्त से सख्त बात भी अगर इज्जत से करें तो लोग सुनते हैं। ज़्यादातर लोग एक्चुअली हमारी बात से खफा नहीं होते, हमारे लहजे से खफा होते हैं। बड़ा चुभता है। और एक बार जब हम लहजा सुन के इमोशनल हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, तो फिर सिर्फ चिल्लाना सुनाई देता है, बात नहीं समझ में आती। मैंने तो खैर कई बार ये गलती की है। एनीवे, वी ऑल लर्न एंड ग्रो। और ये जो मेरी कोशिश है तुम बात तो करते, ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हम सब लोग वापस इज्जत से हमारे कॉमन मुद्दों पे बात करें। मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। मैंने आपको बताया था अंबर साहब का जो ये एक शेर है, ये मेरे हिसाब से पूरा दीवान है। और वो इसलिए कि जो ये शेर कहता है बड़े अदब से, बड़े प्यार से कहता है कि तुम बात तो करते। ये नहीं कहता कि तुम डिबेट करते, किसी को सिर्फ हराने के लिए या खुद सिर्फ जीतने के लिए शोर मचाते, गाली देते, झूठ बोलते। मतलब इंसानियत की निचली तह तक जाने की क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ कहता है तुम बात तो करते, समझने के लिए खुद को और दूसरों को। तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तूने कहा था तू वैसा निकल आता, है ना। तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। तो मेरा मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ ऐसे सवाल उठाना है जिन पर बात होनी बेहद ज़रूरी है, और ये बातें 30 सेकंड में हो नहीं सकती। तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ज़िंदगी 30-30 सेकंड की रील्स में समझाना बड़ा मुश्किल है। और ऑनेस्टली ये वो बातें हैं जो हम सबको अफेक्ट करती हैं, पर क्योंकि अनकंफर्टेबल हो सकती हैं इसलिए हम कहते हैं सानू की जिसकी प्रॉब्लम है वो देखेगा। क्या है ना कि कमियां दोस्तों किसी भी समाज में होती हैं, और जो भी उस समाज के लोग सोचने की क्षमता रखते हैं, कुछ कहने की ताकत रखते हैं, लीडर हैं छोटे बड़े, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम इस बारे में बात करें दिलेरी से, लेकिन इज्जत से, और खाली तमाशा ना देखें। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबी। मैट लैंगडन बोलते हैं। पिछली बार हमने बात शुरू की थी कि हमें कैसा देश चाहिए, और मैंने
आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोम सुनाई थी, जहाँ दिल में कोई डर ना हो, जहाँ झुका कोई भी सर ना हो, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। स्कूल में सबने पढ़ी है। और कई बार लगता है काश ये हर घर में प्रार्थना की तरह इस्तेमाल होती। मैंने इसको हिंदी में ट्रांसक्रिएट किया है, मैं शो नोट्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप भी देखिएगा। अगर आप में से किसी और हिंदुस्तानी भाषा का कोई एक्सपर्ट है तो मुझे बताइएगा, प्लीज़ शेयर इसका ट्रांसलेशन अपनी भाषा में, एंड वील इंक्लूड दिस इन द प्रोग्राम। एनीवे, कुछ देर के लिए हमारी सारी पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आज मैं आपको कहूं कि चाइना ने हम पर अटैक कर दिया या वो कर दे, तो क्या हम उस समय ये कहेंगे कि जो जो सरकार में है वो लड़ेगा, प्राइवेट नौकरी वाले घर बैठो, या बॉर्डर वाली सारी स्टेट लड़ेंगी, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम लड़ेंगे, उनके ज़्यादा पास पड़ता है चाइना, या हमने कहा था कि पंगे लो, जिसने लिए वो भुगते, तो जो जो चाइना के जूते पहनता है, जो जो चाइनीज़ गाड़ी चलाता है वो लड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता ना। जब कोई ऐसी बात पूरे देश की होती है तो ये बातें कितनी घटिया, कितनी बचकानी लगती हैं कि किसका जिम्मा है और किसका नहीं है। नहीं, उसी तरह जब हम देश में किसी कमी की बात करते हैं कि यार ये ना इंडिया में गलत है, यार हमारे बच्चों को ना जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, या ये यार पूरे देश के लिए ये बात सही नहीं है, हिंदू मुसलमानों में जो ये झगड़े हैं ना यार, ये देश के लिए सही नहीं है। जब बात देश की हो तो उस समय ये नहीं कहा जाता कि तू बीजेपी वाला है, तू कांग्रेस वाला है, तू आप वाला है, जो भी है, तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है। उस वक्त उस मुद्दे को सामने रख के सिर्फ उस नज़र से देखा जाता है कि क्या ये काम ह्यूमन लेवल पे, देश के लेवल पे सही है, या अंदर से लग रहा है कि यार ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो जो मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, थोड़ी सी भी जो कॉमन सेंस रखने वाले लोग हैं, फिर वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा लोकल नेता इस बारे में कल क्या कह रहा था। नेता भी हमारी तरह होते हैं, पावर के लिए हर खासो आम नेता कम ज़्यादा झूठ बोलता है, झूठ ना बोले तो ऊपर कैसे जाएंगे, ये पावर के साथ होता है। मतलब गांधी तो है नहीं कि हर समय इंटेग्रिटी की बात करते रहेंगे, उनसे भी गलतियाँ हुई थी, वो तो सदियों में एक पैदा होते हैं, हम में से अब कोई नहीं बन सकता। खैर, तो सबको दिख जाता है गलत क्या है, सही क्या है, फिर चाहे ऊपर से भगवान उतर कर आ जाए, जो कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस। मैं जब इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था तो पहले मुझे ख्याल आया कि एक एक चीज़ सटीक होनी चाहिए, जैसे आजकल सारे चैनल्स पे होता है। लोगों को लगे कि मुझे बहुत आता है, आता हो ना आता हो वो अलग बात है। फिर एक ख्याल यह आया कि यार वैसे क्यों ना बात की जाए जैसे कि हम अपनों में करते हैं, जैसे कोई किसी को जज ना कर रहा हो, ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है, ये माँ बाप हैं, बहन है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, और सब यहीं आसपास जैसे दरी पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे हैं, जल्दी किसी को नहीं है, चाय आई है, मट्ठी पड़ी है, बिस्कुट पड़े हैं, इस तरह की बातचीत है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताइए, हरियाणा का लड़का बेटर है या पंजाब का? बिहार का लड़का ज़्यादा मेहनती है या यूपी का है? उत्तराखंड की लड़की ज़्यादा स्मार्ट है या हिमाचल की? अच्छा, इसको भी छोड़िए। गुज्जर बेटर है या जाट? और आगे चलते हैं, फरीदाबाद का गुज्जर ज़्यादा अच्छा है या गुड़गांव का? तो आप कहोगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, ये भी कोई कंपैरिजन करने वाली चीज़ें हैं। अब सिर्फ इमेजिन करो क्या जाता है, बात ही तो है कि सारे हरियाणा के लोग इकट्ठे होकर कहें यार ये सारे पंजाब के लोग वाहियात हैं, सोचने में क्या जाता है, हाइपोथेटिकल है। और दिल्ली वालों को तो यार घर बुलाना ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, और खबरदार जो किसी ने नोएडा या यूपी वालों की तरफ देखा। और सारे घर के बड़े सोच लें कि बच्चों को रोज यही समझाया जाएगा कि पंजाब वाले बुरे हैं, दिल्ली वालों को घर नहीं बुलाना, यूपी वालों से दूर रहो। और अगर कोई बच्चा पूछे कि ताऊ क्यों इनसे बात नहीं करनी, तो जवाब मिले कि ये अलग हैं, हम जैसे नहीं हैं, इसलिए इनसे बात ना करो। पर ताऊ क्यों अलग है? क्योंकि हम कुश्ती करते हैं, ये कबड्डी खेलते हैं, या हम दूध को 10 मिनट उबालते हैं, ये 15 मिनट उबालते हैं। और लोग, इनकी हरी चटनी में मिर्च हमसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमसे अलग है, और हमारी चटनी हमें ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम इनसे नहीं मिलेंगे, ना बच्चों को मिलने देंगे। और हमारी वाली चटनी जो है जी दुनिया की सबसे अच्छी चटनी है, और जो भी ज़्यादा मिर्ची वाली चटनी खाता है वो बंदा ही ठीक नहीं है।
अब ये जो सीन है सोच के कितना बचकाना लगता है, नहीं? पर इमेजिनेशन ही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गौर कीजिए, क्या हम एग्जैक्टली यही नहीं करते अलग अलग रूप में? आज हमारा देश इतना बटा हुआ है जहां हमें हर उस शख्स से जो हमारे जैसा नहीं है उससे खतरा महसूस होता है। मतलब जरा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि किसने धीरे धीरे हमें यह समझाया कि जो भी अलग है वो दुश्मन है, और किसने कहा कि सबको एक जैसा होना चाहिए, या कि सब एक जैसे हो भी सकते हैं, कि सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी बन जाए। एक घर में एक ही मां के जने हुए जुड़वा बच्चे तो एक जैसे यार होते नहीं है। या हम करोड़ों लोगों को कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत। क्या लोगों का एक दूसरे से अलग होना नॉर्मल नहीं? खान पान, पहनावा, हमारे कस्टम, हमारे भगवान, हमारे सोचने के तरीके, हमारे बालों की लंबाई, दाढ़ी काली करनी है या सफ़ेद रखनी है, रात को कितने बजे सोना है, मैं चाउमीन में सोया सॉस डालूं या ना डालूं। यार हर इंसान अलग है। मैं घूंघट लूं या ना लूं, बुर्का पहनूं या ना पहनूं। मेरा एक दोस्त है, वो राम भक्त है, जिंदगी में कभी उसने मीट नहीं खाया। एक और है, उसकी फैमिली काली की पूजा करती है, उसका प्रसाद ही मीट है। बताओ किसको बाहर निकालो? या अगर वेजिटेरियन ज्यादा है तो मीट खाने वालों को पकड़ लें, वेज बनो वरना। लोगों में फर्क तो होगा ही, लेकिन इस फर्क को कब हमने दुश्मनी बना दिया, ये आई थिंक हमें इस पे गौर करना चाहिए। और दुश्मन बना ही दिया तो फिर दुश्मन से तो यार नफरत ही की जाती है। दुश्मनी का बाय प्रोडक्ट है नफरत। तो आज अगर हमको किसी इंसान से, किसी कौम से या किसी किस्म के लोगों से नफरत है, तो जरा पूछिए कि ये नफरत आई कहां से? हमारे दिमाग में ये इंसान या कौम या लोग दुश्मन कब बने? किसने बनाया? किसने मुझे ये समझाया कि इनमें और हम में फर्क है और हम इनसे बेहतर हैं, हमारी चटनी ज्यादा अच्छी है, और क्योंकि हम मानते हैं कि हम इनसे बेहतर हैं इसलिए ये हमारे दुश्मन है, इनसे नफरत करो, है ना? एक प्रोग्रेसिव देश, एक आगे बढ़ता समाज कैसा होता है? उस देश की वैल्यूज, सोचने का तरीका क्या होता है? मिलजुल के कैसे रहा जाता है? कैसे फर्क को दुश्मनी नहीं बनाया जाता? यार कोई भी देश प्रोग्रेस कैसे करता है? मैं सिंगापुर गया एक दो बार, वहां कोई नहीं पूछता कि आप सिंगापुरियन कैसे बने, आपके पूर्वज कहां से आए थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका एजेंडा है प्रोग्रेस। हम सबको साथ मिलकर सिंगापुर को बनाना है, आगे बढ़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खाते क्या हो, पहनते क्या हो, किसकी पूजा करते हो, नहीं करते हो, क्या फर्क पड़ता है? सबको लगता है कि मेरी इस देश में वैल्यू है, मेरी इज्जत है, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं इंडिया में? कई बार मैं बॉम्बे गया, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहा करते थे, वो दे वर लुकिंग फॉर अ फ्लैट। तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि जी ये वेज कॉलोनी है, ये वेज बिल्डिंग है, यहाँ मीट नहीं खा सकते। मैंने कहा भाई लेकिन मैं तो अपने घर पे खा रहा हूँ और मैं तो किसी और को खाने को कह नहीं रहा। तो नहीं जी, ये सोसाइटी इन्होंने बनाई है, ये इंटरव्यू लेते हैं, आपको यहाँ पे घर लेना है तो आपको वेज खाना पड़ेगा। तो लो जी, बन गया छोटा इंडिया। हम अलग हैं और हम बेहतर हैं। अगर मेजॉरिटी ने कह दिया है वेज कॉलोनी है तो अब आप सब घर में अंडा नहीं आएगा। फिर मेरे फादर ने फाइनली नवी मुंबई में फ्लैट लिया। वहाँ पे जब वो बेचने जा रहे थे, हमारे एक जानकार थे मिस्टर खान, सोसाइटी कहती है कि आप इनको फ्लैट नहीं बेच सकते। और क्यों भाई? कि नहीं जी, हम नहीं चाहते हमारे बीच में मुसलमान फैमिली रहे। कभी मिले नहीं है किसी मुसलमान से, ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स है, फौजी है, देश पे कुर्बान है हमसे 10,000 गुना, पर हमने रूल बनाया है जी तो नहीं दे सकते मुसलमान को। नफरत किसी के लिए भी कहां से आती है? और एक ऐसा देश जहां अपने से अलग इंसान से नफरत करना कॉमन हो जाए, उसकी ज़ात देखो, उससे शादी नहीं करनी, उसको काम नहीं देना, उससे सामान नहीं खरीदना, उस देश का तरक्की करने का मॉडल क्या होगा? और क्या वो उतनी तेज़ी से तरक्की कर पाएगा जितना उसकी क्षमता है? सिंगापुर में मेरे ख्याल से ये रूल है कि हर कॉलोनी में जिस तरह देश में लोगों का मिक्स है उसी तरह का कॉलोनी में होगा। अगर देश में इतने चाइनीज़ हैं तो हर कॉलोनी में इतने चाइनीज़ होंगे।
इतने मलय हैं, इतने इंडियन हैं, तो हर कॉलोनी में उतने मलय उतने इंडियन होंगे, जिससे कि सबके बच्चे आपस में खेल पाएं, लोग पड़ोस में रहेंगे तो मिलेंगे, एक दूसरे को घर बुलाएंगे, इश्क होगा, एक दूसरे को समझेंगे, दूरियां कम होंगी, इंसानियत दिखेगी एक दूसरे में सिर्फ शक्ल की जगह। हमारी कॉलोनी में 2 लिफ्ट हैं, एक पे लिखा है रेसिडेंट्स और उनके मेहमानों के लिए, आपकी भी कॉलोनीज में कई बार आपने देखा होगा। दूसरी पे लिखा है कुरियर वाले, घर की साफ सफाई करने वाले और कुत्ता घुमाने ले जाने वालों के लिए, क्योंकि ये हमसे अलग है। घर में जो काम करने आता है उसकी ज़ात, बैकग्राउंड समझा करो। जो लड़का कुरियर देने आता है वो उसी लिफ्ट में जाएगा जिसमें हम कुत्ते को सुबह ले जाते हैं। कैसे देश आगे जाएगा? तो प्रॉब्लम मोदी या राहुल या केजरीवाल है क्या? ये आज हैं, कल कोई और होगा। या प्रॉब्लम हमारी सोच है जिस पे हम बात करते हुए हिचकिचाते हैं, है ना? सामने सब होते देखते हैं पर ना बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते, चाहे घर खराब रहे, खूब बोलेंगे तो कुछ करना पड़ेगा। हम एक डिवाइडेड कंट्री तो हैं पाजी। तो इस ज़ात का है, तो इस स्टेट का है, तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो सरदार है, तेरी आँख पतली है, तेरा नाक मोटा है, तो काला है, तो हिंदी बोलता है, तो तमिल बोलता है, तो गोरा है। चलो ये तो सही है, हमारे यहाँ गोरा वैसे भी पसंद करते हैं, दिखता भी बहुत अच्छा है, पर यार तो मुसलमान है, ऊपर से कश्मीरी, और यार सारे कश्मीरी मुसलमानों पर हमें शक है, और इस तरह मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तानी महसूस करो, तो कैसे होगा? और फिर हमारे स्मार्ट वाले नेता हमें मैनिपुलेट करते हैं, हर धर्म के करेंगे। हम ही में से निकले हैं, जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता हैं, ये कहाँ से आएंगे? तो मेरा इशारा इस तरफ है कि हम एक यंग नेशन है, हार्ड वर्किंग नेशन है, इंटेलिजेंट नेशन है। अगर हम ये बचकानी बातें बंद कर दें, आगे बच्चों को बिगाड़ना बंद कर दें, तो मजाल है कि हमें कोई रोक ले। और बाय द वे हम एक तमीज़दार नेशन है। घर पे कोई अपने माँ बाप से ऐसे नहीं बात करता जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पे करते हैं, जैसे टीवी पे आजकल एंकर बोलते हैं। कोई लड़का बोल के देखे माँ को, जैसा हम कमेंट्स डालते हैं आजकल, ना कनपट्टी फेंक पड़ जाए। मेरे यहाँ तो यही होता है। तो मज़हब नहीं सिखाता, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। तो घर पे बात कीजिए, धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। देश को ख़राब करने में सिर्फ एक जनरेशन लगती है, 10-15 साल। उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि हम क्या हो सकते थे, हम कहाँ से चले हैं। ठीक करने के लिए ज़माना लगता है। जो हो गया सो हो गया, उसको हम कुछ खास नहीं कर सकते। आगे की बात करते हैं। एक आध 2 गुजारिश है मेरी, थोड़ा हिंदुस्तान घूम के आए, अलग अलग लोगों से मिलें, उनके घर में जाएं, उनको करीब से देखें। जो लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों में रहते हैं, अपने जैसे लोगों से बात करते हैं, उन्हीं में उठते बैठते हैं, उन्हें बाकी लोगों से प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। जब कोई किसी को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाता है क्योंकि वो किसी और प्रदेश का है या दिखता अलग है, तो सिर्फ सुनिए मत। और अगर टोकने की हिम्मत फिलहाल नहीं है तो कम से कम उसमें इजाफा मत कीजिए। और क्या है, पिछली 1-2 जनरेशन में हम में से बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, पढ़े हैं, जैसे मैं। अंग्रेज़ी आ गई। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। स्पेशली जो देश से बाहर हैं इस समय, NRIs हैं। कोई भी याद रहे कि खाली अपने बलबूते पे बड़ा नहीं होता। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी समाज ने हमको सपोर्ट किया था। इसलिए आज हम अगर प्रिविलेज्ड हैं, गांव छोड़ के शहर में आए हैं या इंडिया छोड़कर बाहर गए हैं, याद रखें कि उस गांव का, उस छोटे शहर का, उस देश का हम पर कर्ज है। और ये बात आगे करते रहेंगे इज्जत से, और साफ बात करेंगे। थोड़ा बहुत डर हम सबको लगता है, पर एक बार जिस समाज में साफ साफ बात शुरू हो जाए और 1-2 लोग भी कहें कि यार क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, जो है सो है। डॉक्टर के पास जाके हम बोलेंगे कि सब ठीक है तो वो क्या दवाई देगा बेचारा। तो अपने समाज का एक हेल्थ टेस्ट सबके पास होना चाहिए कि भाई कोलेस्ट्रॉल ठीक है पर शुगर ज़्यादा है। और वापस प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, मिलकर रहने की बात करते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारी वाली बात करते हैं। तो नफ़रत फैलाना आसान है, दिल बड़ा करते हैं।
जाते जाते जहां मजहब से पहले हर इंसान देश की बातें करता हो, जहां मजहब से पहले हर इंसान देश की बातें करता हो, जहां अपने धर्म से ऊपर हर इंसान देश को रखता हो, जहां खुददारी का चर्चा हो, जहां सच को पूजा जाता हो, जहां अपने स्वार्थ से पहले ही बस देश को सोचा जाता हो, हर शख्स को उसका हक पहुंचे, हर शख्स को उसका हक पहुंचे, मुझे ऐसा एक विधान चाहिए। हां, मुझको मेरे सपनों का ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां डर की कोई बात ना हो, माहौल हर तरफ अच्छा हो, ईमान पे अपने रहता हो, हर बंदा सीधा सच्चा हो, जितना भी लंबा सफर रहे लेकिन थकान का जिक्र नहीं, मुश्किल जितनी भी आ जाए पर सच जबान पर रहता हो। बस और नहीं कुछ चाह मेरी, बस इतना ही वरदान चाहिए, मुझको मेरे सपनों का ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए। हाँ, मुझको मेरे सपनों का एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। Thank you for staying with me through this long-winded monologue. I really appreciate the comments and suggestions I've been receiving, and hope we can continue this conversation towards building a more secular, egalitarian, and inclusive India. Much sunshine and laughter to you, दोस्तों. All my very best. जय हिंद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।